हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में और इस नई क्लास में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस व्यंजन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्लस बोर्ड के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम लोग देखते हैं व्यंजन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन होता है कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से उच्चारित होती हैं व्यंजन कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ नोट्स है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एज पर कामता प्रसाद गुरु कितने व्यंजन होते हैं, मतलब कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार कितने व्यंजन होते हैं, तो 33 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कुल वर्ण की बात आए तो कुल वर्ण 52 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न के आधार पर व्यंजनों का हम लोग वर्गीकरण देखते हैं फ्रेंड्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, यदि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे मैं हिंदी के महत्वपूर्ण नोट्स प्लस आपको क्लास से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे भेजता हूँ, तो वहाँ से आप लोग इजीली लेके नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं प्रश्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कुल क से म तक होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, क से लेके म तक, जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ त त द ध न प प भ भ म। ठीक है, तो कुल स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लस बोर्ड के भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और नोट्स है कि स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे याद रखेंगे कि स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पे है स्पर्श व्यंजन एवं उनका उच्चारण स्थान। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका स्पर्श व्यंजन एवं उसका उच्चारण स्थान। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे है स्पर्श व्यंजन और यहाँ पे वर्ग है और यहाँ पे उच्चारण स्थान है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो टोटल 25 होते हैं, क से लेके म तक, जैसा कि हमने बताया था आपको। ठीक है, और यहाँ इस पंक्ति का पहला वर्ण जो है वो क है, तो यहाँ पे क वर्ग हो गया। ठीक है, दूसरे पंक्ति में दूसरा जो वर्ण है वो च है। ठीक है, तो ये च वर्ग हो गया। तीसरे पंक्ति में ये ट है तो ये ट वर्ग हो गया। चौथे पंक्ति में त है तो ये त वर्ग हो गया। ठीक है, पांचवें पंक्ति में प है तो ये प वर्ग हो गया। इतना समझ गए आप लोग। अब क ख ग घ अंग, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो कंठ से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से, कंठ से होता है, मतलब गले का जो निचला भाग होता है हमारा कंठ, वहाँ से इनका उच्चारण स्थान होता है। अब च छ ज झ य, इसका च वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो तालु है। ठीक है, उसके बाद ट ठ ड ढ अड़, अब ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रख लेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बोर्ड के एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब ये चौथे पंक्ति में त है तो ये त वर्ग हो गया, तो त थ द ध न, तो ये उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो दांत से होता है। ठीक है, उसके बाद पांचवें पंक्ति में प है, प फ ब भ म, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है,
तो होंठ यानी ओष्ठ से होता है, ये आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बोर्ड के एग्जाम में ये व्यंजन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, इन्हीं से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं, य, र, ल, व, टोटल जो है ये 4 होते हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। यहाँ पे संघर्षी और उष्मी व्यंजन है, ठीक है, संघर्षी या फिर उष्मी व्यंजन, ये दोनों नाम हो सकते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में दे देगा कि उष्मी व्यंजन कौन कौन से हैं, या उष्मी की जगह पे आपको संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, श, श, स, ह, ये टोटल 4 हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके संघर्षी या फिर उष्मी व्यंजन है, इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग संघर्षी उष्मी व्यंजन के उच्चारण स्थान देखते हैं। श, श का तालु से उच्चारण होता है, श, षटकोण स का मूर्धा से उच्चारण स्थान होता है, स का दांत से उच्चारण होता है, ठीक है। ह जो है यह कंठ से निकलता है, ठीक है, कैसे, ह, आप लोग बोलेंगे ह, तो ये कंठ से उच्चारण होता है, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे स्पर्श, स्पर्श संघर्षी उष्मी व्यंजन है, ठीक है, स्पर्श संघर्षी या फिर उष्मी व्यंजन इन्हें कहा जाता है, इनके 2 नाम हैं, ठीक है, स्पर्श संघर्षी या फिर उष्मी व्यंजन। च, छ, ज, झ, ये टोटल 4 होते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नासिक के व्यंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नासिक के व्यंजन कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन है। तो नासिक व्यंजन को पहचानने की एक ट्रिक है, हमेशा आप लोग याद रखेंगे, नाक और मुख की सहायता से उच्चारित होने वाले व्यंजन, ठीक है, नाक और मुख की सहायता से उच्चारित होने वाले व्यंजन को नासिक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे अंग, इय, ड़, न, म, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पंचम यानी 5वां जो वर्ण होता है, 5वां वर्ण वह नासिक के व्यंजन होता है, यही ट्रिक है फ्रेंड्स, ठीक है, 5वां जो वर्ण होता है वह आपका नासिक व्यंजन होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक व्यंजन होता है, जैसे अंग, इ, ड़, न, म, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये क्लास थोड़ी लंबी होगी तो आप लोग थोड़ा धीरज बना के इस क्लास को पूरा देखेंगे। और फ्रेंड्स ये हिंदी व्यंजन का, हिंदी वर्णमाला का ये जो व्यंजन जो मैंने टॉपिक लिया है काफ़ी डिटेल में है फ्रेंड्स, इतना डिटेल में आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। और 1, 2 बार 3 बार यदि आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया और नोट्स बना के पढ़ लिया तो फ्रेंड्स आप लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। और फ्रेंड्स इससे बाहर व्यंजन से एक भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्लस बोर्ड के एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेगा, इतना आप लोग याद रखेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स उच्छिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन या फिर ताड़नजात, इनके 3 नाम हैं, उच्छिप्त, द्विगुण और ताड़नजात। तो ये कौन कौन से हैं, ड़ और ढ़, ठीक है, ड़ और ढ़, ये आपके उच्छिप्त, द्विगुण, ताड़नजात व्यंजन हैं। और इसके कुछ नोट्स हैं, इनका प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता है, बीच व बाद में होता है, ये हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि इनका जो प्रयोग है कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता है, बीच में या फिर बाद में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे पेड़, पढ़ाई, कपड़ा, बाढ़, पढ़ना, बढ़ना, जड़, चढ़ना, लड़का, लड़की, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बीपीएससी टीआरई एग्जाम के प्रीवियस
TRE 2.0 एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आप लोग देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग आगे देखते हैं। कंपनजात, लुंठित, प्रकंपित व्यंजन, इसके 3 नाम हैं। ठीक है, कभी कभी आपको कंपनजात व्यंजन देखने को मिलेगा, कभी कभी लुंठित व्यंजन देखने को मिलेगा, कभी कभी प्रकंपित व्यंजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंपनजात, लुंठित, प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? र। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट है इसके कि जिसके उच्चारण में जीभ को लपेट कर बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। द्विगुण और ताड़नजात व्यंजन प्लस कंपनजात, लुंठित, प्रकंपित व्यंजन, ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। संघर्षहीन सप्रवाह या फिर अर्ध स्वर व्यंजन य और व होते हैं। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। संयुक्त व्यंजन, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक के सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये संयुक्त व्यंजन। ये बहुत बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बोर्ड की एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन टोटल जो है वो 4 होते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो श, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, ये 4 होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन का कुछ नोट है, आप लोग देख लेंगे। संयुक्त व्यंजन में पहले वाला व्यंजन आधा होता है तथा दूसरा व्यंजन पूरा होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पहला वाला जो व्यंजन होता है वो आधा होता है और दूसरा वाला जो व्यंजन होता है वो पूरा होता है, इसे हमेशा ध्यान में याद रखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिया हुआ है, जैसे छ में आधा क और श होता है। कई बार तो ये भी दे देता है कि निम्नलिखित में से छ कौन कौन से वर्ण से मिलकर बना हुआ है, तो आधा क और श से मिलकर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप लोग, कई बार ये आपके एग्जाम में आता है। जैसे त्र, ठीक है, तो त्र में आधा त और र मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी कई बार आ जाता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन त्र कौन कौन से वर्ण से मिलकर बना हुआ है, तो आधा त्र, आधा त और पूरा र से मिलके बना हुआ है, ये आप लोग याद रखेंगे। जैसा कि मान लीजिए सपोज आ गया ज्ञ, तो ज्ञ कौन कौन से व्यंजन से मिलके बना हुआ है, तो आधा ज वर्ण प्लस य दोनों से मिलके ज्ञ बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखेंगे, ये मोस्ट टॉपिक था संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये कई बार आपका पूछा गया है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए सपोज श्र, श्र में आधा श होता है फिर पूरा र होता है, तो दोनों से मिलके श्र बनता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे संयुक्त व्यंजन में सदैव हमेशा पहला वाला व्यंजन जो होता है वो आधा होता है और दूसरा जो व्यंजन होता है वह पूरा होता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पे मिलता रहे। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों के सब्सक्राइबर 300 कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोग जल्दी से आप लोग 400 कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये टारगेट है कि इस वीडियो को जैसे ही अपलोड होगा उसके बाद 400 आप लोग कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे व्याकरण और अच्छे अच्छे हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्लासेस डिटेल में लेके आऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे है स्वर यंत्रमुखी, ठीक है, या फिर काकल्य या फिर उरस्य, ये ह है। ठीक है, स्वर यंत्रमुखी वर्ण या फिर काकल्य वर्ण या फिर उरस्य वर्ण जो है व्यंजन वो ह है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये भी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस एग्जाम्स में। यहाँ पे कुछ नोट है कि गले की गहराई से उच्चारित होने वाला वर्ण है ये। जैसे मान लीजिए सपोज आप बोलिए कभी ह, तो गले की गहराई से हम ह का उच्चारण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, कोमल तालु या फिर कंठ। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि क ख ग घ अंग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से होता है। ठीक है, कंठ से होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे या फिर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर कोमल तालु दे दिया तो आप कोमल तालु पे टिक लगा देंगे, और कंठ दे दिया तो कंठ पे आप आंसर दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कठोर या फिर तालव्य। ठीक है, कठोर या फिर तालव्य। तो इनका जो उच्चारण स्थान है या फिर यहाँ कठोर तालु से होगा या फिर तालव्य से होगा। तो ये कौन कौन से वर्ण हैं? च, छ, ज, झ, य। ठीक है, जैसा कि हमने आपको स्पर्श व्यंजन में बताया था कि च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, मूर्धन्य या फिर मूर्धा। ठीक है, मूर्धन्य या फिर मूर्धा। तो ये मूर्धा से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो ट, ठ, ड, ढ, र, ड़, री। ठीक है फ्रेंड, तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, या आप लोग या फिर मूर्धन्य से होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स है कि मुंह के अंदर सबसे ऊंचा स्थान मूर्धा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बोर्ड के भी एग्जाम में पूछा गया है कि मुख के अंदर सबसे ऊंचा स्थान क्या कौन सा होता है? तो मूर्धा होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। वत्स्य या मसूड़े या फिर जीवाग्र से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो न, ल, र, स। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। दंत्य, दंत का मतलब दांत होता है, जीभ दांतों से स्पर्श होगी। तो ये कौन कौन से वर्ण हैं जो दंत्य से इनका उच्चारण किया जाता है? तो ये है त, थ, द, ध, न, ल और श। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन में जो त, थ, द, ध, न का उच्चारण स्थान है वो दंत से होता था, यानी दांत से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ओष्ठ, ओष्ठ से उच्चारण होने वाले कौन कौन से व्यंजन हैं फ्रेंड्स? तो प, फ, ब, भ, म, जैसा कि हमने आपको स्पर्श व्यंजन में बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसे याद रखेंगे। अब दंत ओष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ से मिलाकर कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? तो ऊपर के दांत और नीचे वाला होंठ मिलाकर व और फ का उच्चारण होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व और फ का उच्चारण होता है दंतोष्ठ से। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। स्वर यंत्रियों घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है सघोष। सघोष में क्या होता है? वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है। सघोष का मतलब कंपन होना होता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला के स्वर वाली क्लास में, किसी सघोष का मतलब कंपन होता है। ठीक है, तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, जैसे प्रत्येक वर्ग का 3-5 वर्ण और य, र, ल, व, ह, ढ़, ढ। ठीक है, ये इतने वर्ण सघोष के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि हम लोग नीचे देख सकते हैं। अभी आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सघोष वर्ण में आ जाएंगे 3, 4 और 5 वर्ण। तो 3, 4 कौन है? क, ख, ग, घ, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म। ये टोटल वर्ण आ जाएंगे फ्रेंड्स, व्यंजन आ जाएंगे। और उसके बाद जो हमने आपको बताया था य, र, ल, व,
ये सब आपके सघोष व्यंजन होते हैं। तो कुल सघोष व्यंजन कितने होते हैं? तो 22 वर्ण होते हैं। आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। कुल सघोष वर्ण या फिर सघोष व्यंजन 22 होते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कुल सघोष व्यंजन कितने होते हैं? तो 22 वर्ण होते हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ठीक है। सघोष में जैसे ही हम वे ध्वनियाँ उच्चारण करेंगे तो हमारे स्वर यंत्रियों में या फिर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ठीक है। और यदि हम अघोष ध्वनियों का उच्चारण करेंगे तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, कंपन नहीं होता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। जैसे प्रत्येक वर्ग का 1-2 वर्ण और श श स आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग नीचे देखते हैं। प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का 1 और 2 वर्ण, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ये आपके 5 दूना के 10 और 3 श श स, ये टोटल आपके हो जाएंगे 13 वर्ण। ये आप लोग याद रखेंगे कि अघोष में टोटल 13 वर्ण होते हैं, ठीक है। तेरह वर्ण होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यदि मेरी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों की हिंदी की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, चाहे वो हिंदी साहित्य हो या फिर वो हिंदी व्याकरण, जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको थोड़े से मेहनत करने की ज़रूरत होगी फ्रेंड्स, और जितना डिटेल में होगा वो कंटेंट हम आपके लिए लाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। प्राणत्व का मतलब क्या होता है? हवा, वायु, श्वास, ठीक है। अल्पप्राण, अल्पप्राण किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण का मतलब कम होता है, अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब हवा। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसे याद रखेंगे। जैसे प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 वर्ण और य, र, ल, व, ड़, ठीक है। ये टोटल आपके अल्पप्राण होते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 वर्ण, क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ढ, ड, अड़, त, द, न, प, ब, म, ठीक है फ्रेंड्स। और अल्पप्राण वर्ण कितने होते हैं? तो टोटल 20 वर्ण होते हैं अल्पप्राण, ठीक है। अल्पप्राण टोटल 20 होते हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। महाप्राण, महाप्राण का मतलब, महा का मतलब ज़्यादा हो गया, प्राण का मतलब हवा हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में मुख से ज़्यादा हवा निकले, ठीक है फ्रेंड, उसे महाप्राण कहते हैं, ठीक है। जैसे प्रत्येक वर्ग का 2, 4 वर्ण और श, स, श, ह, ढ़, ठीक है। ये टोटल आपके महाप्राण हो गए फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का 2 और 4 वर्ण आता है। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ठीक है। ये महाप्राण जो है वो टोटल
महाप्राण टोटल 15 वर्ण होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि महाप्राण कितने होते हैं, तो टोटल 15 होते हैं। ये आप लोग 15 वर्ण होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ये भी आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगत ग्रहित ध्वनियाँ। ठीक है, आगत ग्रहित ध्वनियाँ हिंदी भाषा के बाहर से आई हुई ध्वनियाँ जिन्हें हमने ग्रहण कर लिया है। ठीक है, वे ध्वनियाँ जो हिंदी भाषा की ध्वनियाँ नहीं हैं और हम लोग हिंदी में प्रयोग करके उसे बोलते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं फ्रेंड्स, जैसे क के नीचे बिंदु, ख के नीचे बिंदु, ज के नीचे बिंदु, फ के नीचे बिंदु और आ। ठीक है, तो ये अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी की ध्वनियाँ हैं जिन्हें हम लोगों ने ग्रहण कर लिया है। ये आगत ग्रहणियाँ, आगत या फिर ग्रहित ध्वनियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम में भी ये पूछा गया है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे कुछ नोट है इसके कि इन्हें तल बिंदु वर्ण भी कहा जाता है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम्पल देके, निम्नलिखित में से तल बिंदु कौन कौन से वर्ण है या तल बिंदु कौन सा वर्ण है, तो जिसके नीचे क के नीचे अगर बिंदी है, यहाँ देखिए छोटा सा बिंदी दिया हुआ है, ख के नीचे छोटा सा बिंदी दिया हुआ है, ज के नीचे छोटा सा बिंदी दिया हुआ है, फ के नीचे छोटा सा बिंदी दिया हुआ है, या फिर आ के ऊपर या अ के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु होगा, तो वहाँ पे वो आगत या फिर ग्रहित ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, या फिर तल बिंदु वर्ण भी इन्हें कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहे और आपकी हिंदी विषय, हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं बद्धाक्षर शब्द के अंत में। ठीक है फ्रेंड्स, बद्धाक्षर शब्द के अंत में आने वाला व्यंजन आधा बिना स्वर के रहता है। ठीक है, जैसे राजन, तो राजन में न जो है वो बिना स्वर के है, यानी आधा है। ठीक है, स्वागतम, स्वागतम में म जो है वो आधा है, बिना स्वर के है। अर्थात, अर्थात में जो त है लास्ट का वर्ण वो आधा है, बिना स्वर का है। पश्चात, पश्चात में जो लास्ट का वर्ण है, अंतिम वर्ण त, ये भी बिना स्वर के है, यानी आधा है। तो ये वैसे शब्द जिनके अंत में स्वर न आए और वह वर्ण आधा हो तो वह बद्धाक्षर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बद्धाक्षर किसे कहते हैं, तो शब्द के अंत वाला व्यंजन आधा यानी बिना स्वर के रहता है, उसे बद्धाक्षर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स है फ्रेंड्स। संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है। और दूसरा है नोट्स फ्रेंड्स कि संस्कृत में व्यंजन को हल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सीधे सीधे पूछा जाता है कि हल किसे कहते हैं, तो वो व्यंजन को ही संस्कृत में हल कहते हैं। और अच किसे कहा जाता है, तो संस्कृत में स्वर को ही अच कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास में इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पे मिलता रहे। फ्रेंड्स, यदि आपके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स या फैमिलीज़ के मेंबर जो हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।